हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास इंडियन पॉलिटी की स्टार्ट हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम 2 टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। एंड सेकेंड टॉपिक हम संसद कंप्लीट करेंगे यानी पार्लियामेंट को। इससे जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में एनसीईआरटी से ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए ये क्लास स्टार्ट की गई है। एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपके लिए ये वीडियो बेहद ही हेल्पफुल होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। भारत के 3 विधि अधिकारी यानी कि लॉ ऑफिसर कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 हम देखेंगे भारत का महान्यायवादी, जिसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है विधि अधिकारी भारत का महाधिवक्ता होता है, जिसे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। एंड तीसरे विधि अधिकारी हैं भारत के अपर महाधिवक्ता यानी कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कहेंगे इन्हें। आइए देखते हैं प्रश्नों के माध्यम से। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा इस टॉपिक से, तो ये आपकी कंप्लीट टॉपिक है, इसे अच्छे से आप तैयार करेंगे। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। एम सीतलवाड़। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, एसएससी, यूपीएससी सभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। आंसर याद रखेंगे आप, एम सीतलवाड़। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के द्वारा दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी भारत का महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है। यह भारत सरकार का विधि सलाहकार इसे कहा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य कौन कौन से हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर महान्यायवादी के प्रमुख कार्य को। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना, यानी भारत सरकार का वकील कह सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार इन्हें प्राप्त है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 74(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। आंसर होगा राष्ट्रपति के। भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है, परंतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वोट देने का अधिकार इन्हें नहीं प्राप्त है, यानी कि भारत के महान्यायवादी वोट नहीं दे सकते हैं। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। महान्यायवादी का अधीनस्थ सॉलिसिटर जनरल कहलाता है भारत में। क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी। याद रखेंगे, आपको वर्तमान का याद रखना होगा, आर वेंकट रमणी। महान्यायवादी का पद संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत एक संवैधानिक पद है, जबकि महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक पद होता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। आंसर याद रखेंगे, वी नरहरि राव थे। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल देते हैं राज्य सरकार को। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उपस्थित होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीएजी कहा जाता है। सीएजी के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है। तो संविधान के द्वारा इस पद का सृजन हुआ है। भारत के सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 6 वर्ष का सीएजी का कार्यकाल होता है, याद रखेंगे, इससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है। लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कहलाता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, बॉक्स में दिए गए पॉइंट बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का मुख्य अभिभावक कहा जाता है।
राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी भारत की संचित निधि से इन्हें पेंशन और भत्ते दिए जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण आर्टिकल हम देखेंगे। बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आर्टिकल 148 में क्या दिया गया है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति एवं पद मुक्ति का विवरण दिया गया है आर्टिकल 148 में। आर्टिकल 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों का विवरण है इसमें। आर्टिकल 150 में संघ एवं राज्यों के लेखा प्रारूपों के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 151 में अंकेक्षण प्रतिवेदन दिया गया है, यानी रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अवकाश प्राप्ति के पश्चात कोई भी सरकारी पद धारण नहीं कर सकता है।